नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ताज न्यूज में। मैं ठाकुर पवन सिंह, ताज न्यूज से। और हम आप देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, मंथन को। इससे पहले हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, आइए मैं आपको कुछ कार्यक्रम के बारे में बता देता हूं। हम मंथन कार्यक्रम में हर कार्यक्रम के अंदर किसी भी एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और केवल सतही चर्चा नहीं करते, कोशिश ये करते हैं कि हम उस मुद्दे की तह में जाएं, उस मुद्दे के समाधान होने तक उसकी हम चर्चा करें। पीछे अब वर्षों में, बीते वर्षों में आपने देखा होगा कि बच्चों की स्कूल फीस को लेकर हमने कोरोना काल में लगातार कायम कार्यक्रम किए थे, जिसमें हमें काफी सफलता मिली थी और शासन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया था। जाहिर है कि मंथन में ऐसे ही विषय होते हैं जो आपको, हमको छूते हैं, समाज को छूते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रभावित करते हैं। दर्शकों, आपको याद होगा जब भी कभी अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या दिमाग पर जोर डालते हैं, तो दिमाग में एक नाम आता है जो सबसे न्यायप्रिय राजा रहे, विक्रमादित्य। जब राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय है तो उनके साथ न्याय जुड़ा। जाहिर है कि वो न्याय करते होंगे तो किसी कसौटी पर करते होंगे, वो कसौटी एक ऐसी होगी जिसके इर्द गिर्द उनका न्याय होता होगा। और न्याय प्रियता रही होगी, इसलिए अच्छा न्याय करते होंगे। और वो तुरंत करते। वो बहुत पुराना जमाना था। न्याय तुरंत मिलता था, त्वरित मिलता था। लोग जाते थे, घंटा बजाते थे, फरियादी फरियाद अपनी लगाता था, राजा वहीं पर उसका न्याय कर देते थे। यही मूल भावना है। यदि न्याय मिलने में देर हो जाए या फरियादी जो पहले से ही कष्ट में है उसे और कष्ट होने लगे, तो जाहिर है उस न्याय का कोई मतलब नहीं है। हमने ये सुना है, देखा है कि 10-10 साल लोग जेल में रहते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता है। अगर दोषी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर निर्दोष है तो बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि हमने अपनी न्यायिक प्रक्रिया को देखा था कि वो पाकिस्तान का आतंकवादी यहाँ रहा था, जिसने मुंबई अटैक का आतंकी था, उसको कई वर्ष यहाँ जेल में रहना पड़ा। और उसके बावजूद उसके बाद उसको फांसी हुई थी, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया चली। वो महंगी प्रक्रिया थी। न्याय आजकल बहुत महंगा हो गया है, लेकिन न्याय के मंदिर तक पहुंचना, ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे हिंदुस्तान में इस समय और पहले भी न्याय के प्रति, हम लोगों के जज साहब के प्रति, वकील साहबान के प्रति, न्यायालय के प्रति बहुत आस्था है। हमने अभी देखा है कि एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो राम मंदिर और मस्जिद का मुद्दा था, उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कहीं से भी कहीं कोई ऐसी आवाज नहीं आई, सबने सिर झुकाकर उस फैसले का स्वागत किया। इसका मतलब ये है कि न्यायालय में जो न्याय मिलता है उसको लेकर सब लोग संतुष्ट रहते हैं और सब लोग उसको मानते हैं, सबका विश्वास है। लेकिन न्यायालय बहुत दूर है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, अब उसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। ऐसे ही राज्यों में सब जगह हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि वहां तक पहुंचना बहुत दूभर काम हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई आगरा या आसपास या कोसी कला रहता है, उत्तर प्रदेश के किसी बॉर्डर पे रहता है, और उसे अगर इलाहाबाद जाना है तो उसे 700-800 किलोमीटर जाना पड़ेगा। उसकी यात्रा का खर्च है, उसको रुकने का खर्च है, दूसरे शहर में जाता है, न्याय में इतना, और फिर वहां कोई डेट लग जाती है या कोई ऐसी बात हो जाती है, तो वो हताश होता है। एक तो व्यक्ति पहले से ही परेशान, और दूसरा उसको दूरी की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। तो अब समय आ गया है, धीरे धीरे ये हुआ है कि जो हाई कोर्ट है उनकी बेंच अलग अलग, जहां उपयोगी जगह है वहां पर बनाया जाए, जिससे कि लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिल सके। इस बारे में एक जब मांग उठी उत्तर प्रदेश में, तो जसवंत सिंह आयोग की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने उपयुक्त स्थान आगरा को बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बताया गया। अब चूंकि सरकार दोनों जगह, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आज की भाषा में कहना चाहिए, डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। और जहां तक हम आगरा की बात करते हैं, तो आगरा में न्याय मंत्री भी मौजूद है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल न्याय मंत्री हैं। बहुत लोकप्रिय है, जन जन के से उनका सीधा संबंध है। एक सांस में कम से कम 50-60 गांव के नाम बता देते हैं। एक सांस में कम से कम 100-200 लोगों को बता देते हैं। कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, उनके पिताजी तक का नाम बता देते हैं। वो सांसद जब वो न्याय मंत्री है, तो अब ये एक ऐसा मौका है जब लगता है कि हम और आप अगर सब लोग मिलकर प्रयास करें तो शायद ये काम सिरे चढ़ जाए। इसीलिए हमने आज के कार्यक्रम का नाम रखा है, हाई कोर्ट बेंच, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज के कार्यक्रम में मैं अपने अतिथियों का आपसे परिचय कराता हूँ। अतिथि हमसे जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, हम उनका परिचय कराते जाएंगे। हमारे बीच में अविनाश शर्मा जी हैं, आप पूर्व
अध्यक्ष है आगरा बार एसोसिएशन के, और हमारे बीच में अमीर अहमद एडवोकेट साहब है, वो भी आगरा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम सार्थक होगा। और सबसे पहले मैं अमीर अहमद साहब से ही पूछना चाहूंगा और फिर अपनी चर्चा धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो अमीर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कष्ट है आपको, क्यों होनी चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश या आगरा में ये बेंच क्यों होनी चाहिए? देखिए पवन भाई, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आगरा बार का जनरल सेक्रेटरी नहीं था, मैं कलेक्टेड बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं। देखिए, जब हाई कोर्ट बेंच की मांग मैं उठी एक उत्तर मिनट प्रदेश रोकना में। चाहूंगा, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। अमीर भाई, राजा तो राजा होता है, चाहे वो हस्तिनापुर का हो चाहे कौशलपुर का हो। आप तो मिजाज से शायर हैं, शायराना है और सब बहुत लोकप्रिय है। ये तो एक बातचीत का तरीका है, हो सकता है हो गई हो तो दर्शक भूल सुधार कर लें। और मैं तो ये कहता हूँ, आप जी जी। एडवोकेट अमीर अहमद साहब हैं, जो बहुत हाँ सारे लोगों का जी जी। मुकदमा भी फ्री में लड़ते हैं। तो जी, आप जारी रखें। जी जी। हाँ, तो जब देखिए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जमाने में वेस्टर्न यूपी में हाई कोर्ट बेंच की मांग जो है बहुत जोरों से उठी। और जब वो मांग बहुत अपने चरम शिखर पर पहुंच गई तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जस्टिस जसवंत सिंह आयोग का गठन किया था। और उसको दो चीजें तय करनी थी। एक चीज तो ये थी कि क्या वेस्टर्न यूपी में हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर हो तो किस जगह पर हो। अब उस कमीशन ने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया, पूरे उत्तर प्रदेश के समाज के हर व्यक्ति से वो कमीशन ने सुनवाई की उसकी। व्यापारिक संगठन, नेशनल चैम्बर्स, अधिवक्ता, डॉक्टर्स, तमाम राजनीतिक पार्टी, सबसे मिलने के बाद उसके बाद कमीशन ने बहुत लंबी कार्रवाई चली, ये करोड़ों रुपए उसमें खर्च हुए। और उसके बाद जस्टिस जसवंत सिंह कमीशन ने एक रिपोर्ट दी। उसमें उन्होंने ये रिकमेंड किया कि वेस्टर्न यूपी में हाई कोर्ट बेंच बहुत जरूरी है, क्योंकि इलाहाबाद जो पड़ता है, तो जो दूर दराज के एरिया हैं, इतने दूर दूर है, कोई 600 किलोमीटर दूरी है, कोई 700 किलोमीटर दूरी है, कोई 800 किलोमीटर दूरी है। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि एक बेंच उसकी बननी चाहिए वेस्टर्न यूपी में। और उसके बाद उन्होंने फिर तमाम जगहों को देखा सुइटेबल जगह कौन सी है, तो उन्होंने रिकमेंड किया आगरा के अंदर बेंच स्थापित होनी चाहिए। आगरा हर तरह से उपयुक्त स्थान है बेंच स्थापित करने के लिए। और उन्होंने कहा, चूंकि उत्तराखंड भी उस समय यूपी में ही था, तो उन्होंने कह दिया एक सर्किट बेंच आप नैनीताल में भी दे दें। अब मतलब इलाहाबाद के बाद लखनऊ में लखनऊ बेंच है, उसके बाद आगरा में एक स्थापित कीजिए और सर्किट बेंच एक नैनीताल में दीजिए। सर्किट बेंच मीन्स आगरा में जो बेंच बनती है उसका ये या दो जज कभी महीने में 2 बार या 3 बार अपनी सिटिंग वहां कर लेता। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस कमीशन की रिपोर्ट को सालों दबाए रखा गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस की सरकार ने कई मौके ऐसे आए जब केंद्र में भी उनकी सरकार थी, राज्य में भी उनकी सरकार थी, उनको कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर देना चाहिए था। लेकिन चूंकि आगरा की पॉलिटिकल वॉइस बहुत कमजोर हमेशा से रही है, यहाँ के जितने भी राजनेता हैं, जो सांसद रहे, विधायक रहे, वो अपनी पार्टी के यस मैन, उन्होंने कभी आगरा के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया। और उसकी वजह यह रही कि वो जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और वो आज तक नहीं हो पाया। जी जी, मैं अविनाश जी की तरफ जाना चाहूंगा। यदि अभी भाई आपकी बात कंप्लीट हो गई हो, कुछ इसमें और जोड़ना चाहे तो फिर मैं, हाँ, हम बस पहले दौर इसमें में। इसमें देखिए दो बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, सरकार की नीति क्या है? सरकार कहती है न्याय चला वादी से मिलने द्वार पे। अब हालत ये है कि आपने ग्राम न्यायालय तक स्थापित कर दिए, क्योंकि इसी वजह से कि लोगों को दूर दराज के जो देहात के लोग थे उनको शहर आना पड़ता है, और हाई कोर्ट की बेंच आप देना नहीं चाहते। तो सरकार की नीति के अंदर जो है वो सरकार पता नहीं किसके दबाव के अंदर है। जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट आपके पास मौजूद है, जायज मांग है, लंबे समय से संघर्ष अधिवक्ताओं ने किया है, तमाम सामाजिक संगठनों ने संघर्ष किया है, तमाम व्यापारिक संगठनों ने संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद भी सरकार न जाने क्यों। और मजेदार बात यह है कि ना तो सरकार उस रिपोर्ट को खारिज करती है, या तो स्पष्ट कह दे कि हम बेंच नहीं बनाएंगे, तो बात खत्म हो, फिर जो दूसरी लड़ाई है वो हम लोग लड़े। अब बिल्कुल पेंडुलम की तरह कर दिया है, जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी सरकार की तरफ से शोषा फेंक दिया जाता है कि सरकार बेंच बनाने पर विचार कर रही है, लेकिन वो विचार आज तक नहीं हुआ और आज तक इन्होंने बेंच की स्थापना नहीं की। जी, हमारे साथ और अतिथि भी जुड़ गए हैं और मैं सबसे पहले
अपने इस कार्यक्रम में प्रवीण कुमार सिंह जी का स्वागत करूंगा, जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे हैं। काफी तेज तर्रार वक्ता है, उनका एक अपना अलग पक्ष है। प्रवीण भाई नमस्कार। आपको आपको अपने कार्यक्रम में देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और आप न्याय और बार एसोसिएशन की राजनीति में एक बहुत ही चमकता हुआ और आगरा का नाम रोशन वाले व्यक्ति रहे। आप इस मुद्दे पर क्या पवन कहना भाई चाहेंगे? पवन भाई पवन भाई, जी। जरा वाजपेयी जी का फोन आ रहा है। वाजपेयी जी का, देवेंद्र वाजपेयी जी का फोन आ गया दो बार। वो कह रहे हैं मेरे पास लिंक नहीं आ पाया, ब्लू लाइन नहीं है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। जरा फोन करा के उन्हें वो समझा दीजिए कैसे वो ज्वाइन होगा। वो हमारे आपकी बात हमारे स्टूडियो में सुनी जा रही है। वो स्टूडियो वाले लोग अब जी। उन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप कार्यक्रम में ओके। केंद्रित रहिए, वाजपेयी जी को स्टूडियो में से जोड़ लिया जाएगा। कोई तकनीकी बात होगी तो मैं, इससे पहले कि मैं मैं अविनाश जी के शामिल पास हो गया जाऊं हूँ। और अरुण अमीर भाई मैं सोलंकी जी के शामिल हो पास गया जाऊं, हूँ। वाजपेयी सोलंकी अमीर थैंक यू भाई सर, मैं आ गए। शामिल हो गया हूँ। वाजपेयी जी जी हाँ, भी जी आ हाँ, गए आ हैं। गए, दिख गए अपने तरफ, आ गए जी आ जी, गए। वाजपेयी जी स्वागत है आपका। तो धन्यवाद। अब मैं पहले प्रवीण जी से, प्रवीण कुमार जी से, वैसे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं भाई साहब कहता रहा हूं इन्हें, तो भाई साहब कहना, लेकिन फिर भी कार्यक्रम की मर्यादा है। प्रवीण जी से मैं कहूंगा वो इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहें। और पहले राउंड में हम सबको एक एक बार कहने की बात करेंगे, दूसरी बार में मैं अपने भी, मेरे भी सवाल होंगे आपसे। जी प्रवीण भाई। दरवाजा। प्रवीण भाई सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि प्रवीण भाई अभी हमसे, अभी उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। तो हम अविनाश शर्मा जी के पास चलते हैं जब तक। अविनाश शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? आपके पास क्या है इस मुद्दे के लिए कहने के लिए? देखिए, आगरा में हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन 1956 से चल रहा है। 1956 में पहली बार हाईकोर्ट बेंच की मांग आगरे में उठी थी। उसके बाद वर्ष 1966 में जब हाईकोर्ट की सेंचुरी बनाई गई, 100 वर्ष बनाए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो उसका कार्यक्रम भी आगरा में हुआ था 1 हफ्ते के लिए। क्योंकि 1866 से लेकर 1869 तक आगरा में हाईकोर्ट थी, जिसको कि उस समय के अंग्रेजों ने ये रिपोर्ट दिया, आगरे में रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ है, इसलिए इसको इलाहाबाद शिफ्ट किया गया। 1869 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट शिफ्ट चला गया आगरा से, तो आगरे का अधिकार है कि आगरे में हाईकोर्ट, अब तो हम बेंच मांग रहे हैं केवल। और 1956 से लेकर लगातार ये मांग चली आ रही है। 1966 में जब आगरे में ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन का कन्वेंशन हुआ, उसमें भी ये मांग उठी बहुत जोर जोर से। और उसके बाद 1981 में जब जसवंत सिंह कमीशन की, उत्तर प्रदेश सरकार की रिकमेंडेशन पर भारत सरकार ने कमीशन बनाया और उसने आगरा में 3 बार विजिट किया और 1984 में अपनी रिपोर्ट दी। जसवंत सिंह कमीशन केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच के लिए नहीं था, उसने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 2 बेंचों के लिए और प्रस्ताव दिया। उत्तर तमिलनाडु प्रदेश में में और बम्बई में औरंगाबाद, मुंबई हाईकोर्ट की बेंच औरंगाबाद में बनाने के लिए कहा गया। दुर्भाग्य यह है कि मुंबई की औरंगाबाद ब्रांच बेंच बन गई, मदुरई बेंच बन गई, लेकिन पश्चिम प्रदेश का आज तक कुछ नहीं हुआ। 87 में ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्लेस कर दी गई, उसके बाद भी आज तक ये रिपोर्ट धूल खा रही है। 2001 में जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, तब भी ये आंदोलन बहुत जोर शोर चला। आगरे में लाठीचार्ज हुआ, कई वकील, न्यायिक अधिकारीगण, मौके सब घायल हुए, लेकिन उसके बाद भी आज भी ये आंदोलन, ये हमारी मांग जैसी तैसी चली आ रही है। इस पर कोई सरकार ध्यान देना नहीं चाहती। अब वर्तमान में क्योंकि आगरे से जो सांसद हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, लॉ केंद्र में विधि मंत्री हैं, हमको उम्मीद है कि आगरे का कुछ तो करेंगे। वैसे जैसा कि अमीर भाई ने कहा, आगरे की पॉलिटिकल लॉबी वाकई में अगर ये इतनी जो जागरूक होती, आगरे की मांग के समर्थन में उठे हुए होते, आगरे की मांग की सुनवाई की होती और ये मांग को पुरजोर तरीके से संसद में या उठाया होता, तो ये मांग आज तक जरूर पूरी हो जानी चाहिए थी। हाईकोर्ट की स्थापना आगरे में बहुत जरूरी है, क्योंकि आगरे का लोकेशन, आगरे का क्षेत्र, आगरे की लोकेशन, सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद जसवंत सिंह कमीशन ने आगरे को उपयुक्त स्थान पाया बनाया है।
जहां तक देहरादून का सवाल था सर्किट बेंच, जैसा आमिर भाई ने बताया, सर्किट बेंच अब तो उत्तराखंड अलग बन गया, उनको अपनी हाई कोर्ट मिल गई, तो जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट का वो पार्ट भी कंप्लाई हो गया। लेकिन केवल रिपोर्ट का ये पार्ट कि आगरे में हाई कोर्ट की बेंच हो, उस पार्ट के लिए अभी तक सरकारें खामोश है। खबर है जी दुर्गा। अविनाश जी एक प्रश्न मेरे मन में आया है, यही मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो दर्शक है जो इस समय हजारों की संख्या में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से आपको देख रहे होंगे। आपने अभी एक कहा सर्किट बेंच उत्तराखंड को मिल गई, तो सर्किट बेंच और इस हाई कोर्ट इसकी बेंच में क्या फर्क होता है, देखिए, आम भाषा में क्या कहें? उस समय जब जसवंत सिंह कमीशन चल रहा था इंक्वायरी, तो उन्होंने ये रिकमेंड किया था, क्योंकि उत्तराखंड जिन जिलों में 7 जिलों में थे उस समय, केवल यूपी में पार्ट थे, उस समय वहाँ का लिटिगेशन काफ़ी कम था। तो उन्होंने कहा कि इनका काम सर्किट बेंच से चल जाएगा। सर्किट बेंच होती है कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में, महीने में एक हफ्ते को 2 या 3 जज वहाँ जाकर बैठेंगे हाई कोर्ट से, और वो हियरिंग करके चले आएंगे। बाकी दिन वहाँ रजिस्ट्रार बैठेगा और रजिस्ट्रार उन मुकदमों को दाखिल आप कर सकते हैं जिनकी सुनवाई हफ्ते में महीने में एक दिन एक हफ्ते में हो जाएगी। ये सर्किट बेंच। मतलब आपका आपका अविनाश जी कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर हम उसे सरल भाषा में समझें, वहां बेंच तो रहेगी लेकिन जज साहब लोग आया करेंगे निश्चित तिथि पे, उससे पहले रजिस्ट्रार रहेगा, आदमी अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है, जो भी कुछ तारीख उसे मिल जाएगी, निश्चित तारीख पे वो लोग आया। आया जी, करेंगे मैं हफ्ते अभी में मैं एक अभी हफ्ते आपके पास आऊंगा, मैं अभी जी। आपके पास आऊंगा। अरुण जी, अरुण सोलंकी जी हमसे जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही तेज तर्रार वक्ता है, काफी संघर्ष किया है। और इस समय मैं तो बल्कि बधाई देना चाहूंगा आमिर भाई आपको भी, और अरुण भाई आपको भी, अविनाश जी आपको भी, और आपके माध्यम से पूरी जो अधिवक्ता बिरादरी है उनको, कि उन लोगों ने जाके अभी जेवर पर एक प्रदर्शन किया और बिल्कुल डी के पास जाकर उन्होंने अपना ध्यान अपनी तरफ खींचा पीएम की सभा में। नहीं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता अपने और शहर के हक के लिए आप लोगों ने वहां बात बताई। अरुण भाई, आप जो भी कुछ कहना चाहें वो आपका स्वागत है इस विषय पर। देखिए पवन भाई, बहुत पहले तो धन्यवाद दूंगा कि इतने अति महत्वपूर्ण शहर के सवाल को आपने अपने चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, और ये पूरे शहर के लिए और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आपकी कृपा मानूंगा मैं। पश्चिमी उत्तर नहीं, प्रदेश में अच्छा। सबसे पहले की बेंच बने, ये जस्टिस जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट में इंगित किया गया, किंतु उसको तत्कालीन सरकारें, वर्तमान सरकारों ने किसी ने भी तवज्जो नहीं दी, और इसका कारण यही माना गया कि जो हमारी राजनीतिक लॉबी है आगरा की, वो बहुत ही कमजोर थी। हम लोगों ने, खासतौर से अधिवक्ताओं ने और राजनीतिक दलों के नेताओं ने, जिनमें कठेरिया भी रहे, जिनमें हमारे बाबूलाल जी भी रहे, कई लोगों पर मुकदमे रेल रोको आंदोलन के आज भी चल रहे हैं। 2001 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की 25 सितंबर 2001 को, 5 सितंबर 2001 को माननीय राजनाथ सिंह की सभा में फतेहाबाद में हमने वो जोखिम उठा करके आगरा के अधिवक्ताओं ने मांग रखी जिसे साधारणतः लोग नहीं रख सकते। और हम ये राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, लेकिन तत्कालीन सरकार बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। उन्होंने बजाय हमारी मांग को सहज रूप से स्वीकार करने की जगह उन्होंने हमारे आंदोलन को कुचलने का रास्ता अपनाया और 250 अधिवक्ताओं को इसी दीवानी प्रांगण में घुस करके षड्यंत्र करके आहत किया, फ्रैक्चर्स आए, और जजेस को भी उन्होंने पुलिस के जरिए दमन किया, हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। लेकिन हमारा आंदोलन कुचला नहीं गया। हमने 2009 में, 2011 में, 2014 में, 2015 में दिल्ली में और आगरा के ताजमहल पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसमें आगरा की जनता ने, राजनीतिक दलों ने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, सादाबाद
आज जनपदों के अधिवक्ताओं ने, हमारे तहसीलों के अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और ताजमहल पर प्रदर्शन किया, किंतु सरकार ने यह नहीं सोचा कि हम उच्च न्यायालय की खंडपीठ आगरा में बनाएं। चिंता की बात यह है कि जो राजनीतिक दल सरकार में पहुंच जाते हैं, वो फिर हमको ये तरीका बताते हैं, हमें गुमराह करते हैं कि चीफ जस्टिस की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक राज्य में उच्च न्यायालय खंडपीठ पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकती। ये शर्त का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब पार्लियामेंट सुप्रीम है और केंद्र कोई भी रेजोल्यूशन ला करके और उसे पास करके वो बेंच बना सकती है, और स्टेट एमलगेशन एक्ट वो हमारे उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होता, जिसमें चीफ जस्टिस की राय जरूरी हो। हमारा उत्तर प्रदेश पहले से ही था और इसमें ये बाध्यता नहीं है। हाँ, लगा लिया, हेडफोन लगा लिया। तो वर्तमान राज्य मंत्री ने भी यही इसी तरह से गुमराह करने की कोशिश की। अपना स्टेटमेंट दिया कि हम तो इच्छुक हैं, लेकिन कैंसर अभी तो वो काट रहा है, इसे काटो। और सीधे फोन आ रहा है प्रेस से। चीफ जस्टिस बना देंगे तो ये बाध्यता है ही नहीं। ये बात बहुत अच्छा अवसर है कि राज्य मंत्री हमारे एसपी सिंह बघेल हैं और वो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। 5 सितंबर 2001 को जब हम फतेहाबाद में प्रदर्शन करने जा रहे थे तो एसपी सिंह बघेल को कलाल खेरिया पर गिरफ्तार किया था पुलिस ने। तब ये समाजवादी पार्टी के विधायक थे। अगर ये वो विधायक आज अपनी भूमिका का निर्वाह करें और प्रधानमंत्री को इस बात के लिए तैयार कर लें कि उच्च न्यायालय खंडपीठ आगरा में बने, और अगर नहीं बनाई तो उनको बहुत वोटों का नुकसान आगामी चुनाव में हो सकता है, तो संभावना है कि उच्च न्यायालय खंडपीठ। लेकिन मेरा मानना यह भी है कि जब तक आगरा के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के वो जनपद जो आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ का समर्थन करते हैं, अधिवक्ता, जनता और राजनीतिक दल जब तक आंदोलन का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे और सरकार को, केंद्र सरकार को इस बात से आगाज नहीं करेंगे कि अगर आपने बेंच नहीं बनाई तो आपको यहाँ से कोई विधायक नहीं मिलेगा, कोई सांसद नहीं आप जीत पाएंगे, तभी ये सरकार मानने वाली है, उससे पहले मानने वाली नहीं है। आपने किसान आंदोलन देखा, 1 साल चला है। मैं इसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि कितने तरीके से उसको दमन करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उनको लगा कि आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ा साफ हो जाएगा तो उन्होंने तीनों अरुण भाई, मैं अभी दूसरे दौर में आऊंगा। ये सारी बातें बात को समाप्त करते हुए यही कहना चाहूंगा कि आवश्यकता इस बात की है कि अधिवक्ताओं को और जनता और राजनीतिक दलों को, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सवाल इसका है कि उच्च न्यायालय खंडपीठ आज नहीं तो कभी नहीं। यही एक अवसर है जहां पर हमारे केंद्र में बैठे हुए हैं आगरा से एसपी सिंह बघेल जो हमारे राज्य मंत्री हैं, और इस अवसर को हमने गंवा दिया तो फिर हम इस उच्च न्यायालय खंडपीठ को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं अपने स्टूडियो से पूछना चाहूंगा कि अगर प्रवीण भाई हमसे जुड़ गए हैं तो उनको स्क्रीन पे लाएं, तो उनसे भी पूछ लूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। और मुझे लगता है कि नेट की कनेक्शन की प्रॉब्लम है। प्रवीण भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए हम जब तक उनका इंतजार करते हैं, वो जब आएंगे तो स्क्रीन पे नजर आएंगे। मैं अमीर भाई आपके पास आना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल है। हमें अभी अविनाश शर्मा जी ने ये बताया था कि 1956 से ही ये सब चल रहा है, करीब 70-75 साल होने को आ गए। आखिर ऐसे क्या कारण है कि ये आंदोलन अभी तक सफल नहीं हो पाया? क्या हमारी लड़ाई में कुछ कमजोरी रह गई? क्या हमारी इच्छा शक्ति में कुछ कमजोरी रह गई? या फिर ये भी आंदोलन, जो छोटे मोटे आंदोलन, जो कोई बड़ा आंदोलन होता है, उसके चलते राजनीति का शिकार हो गया? देखिए पवन भाई, आंदोलन में तो कोई कमी नहीं रही। जनता ने भी पूरा सहयोग किया और हमने 6 महीने तक जो है लगातार अदालतें बंद रही। ये इतिहास है, मेरे ख्याल से भारत का ये इतिहास है। भारतवर्ष में किसी भी जिले में 6 महीने तक जो है अदालतों का बहिष्कार नहीं हुआ है किसी मांग को लेकर। दूसरा,
दिल्ली तक आगरा के अधिवक्ताओं ने पदयात्रा की, जाने कितनी बार आगरा बंद का आह्वान हुआ। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब वो विपक्ष में होती है तो वो हमारे साथ इस आंदोलन में लड़ती है, आते हैं, खड़े होते हैं, पूरा सहयोग देते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उनके सुर बदल जाते हैं फौरन। मुझे याद है कि हम दीवानी के गेट नंबर 2 पर धरना दे रहे थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे विधानसभा में, वो आए और उन्होंने बाकायदा अपना समर्थन के रजिस्टर पर लिख कर दिया था कि हाईकोर्ट बेंच आगरा में होनी चाहिए और मैं मुख्यमंत्री बना तो स्थापित करूंगा। लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने वो भूल गए। फिर जब उनसे जाके हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला और उनको वो वादा याद दिलाया, वो रजिस्टर दिखाया, तो उनका कहना था वो तो विपक्ष के नेता का बयान था, अब मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश है। दिक्कत ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं करना चाहती, हर चीज वोटों के नजरिए से देखी जाती है, जबकि 370 एक झटके में हटा दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या दिक्कत है? सदन में लाइए, संसद में बिल और बना दीजिए हाईकोर्ट की बेंच। लेकिन दिक्कत ये है कि हर चीज वोटों के नजरिए से देखते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हमने आगरा में स्थापित कर दी तो मेरठ के लोग और मुजफ्फरनगर के लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, इलाहाबाद के लोग नाराज हो जाएंगे। और इलाहाबाद की लॉबी बहुत हावी है, वहां की पॉलिटिकल वॉइस बहुत स्ट्रांग रही है, वहां के नेता, वहां का आदमी। देखिए, कोई चीज जहां बनी बनाई है वहां से जब जाएगा तो उन्हें तो कष्ट होगा लेकिन सरकार को इसमें सीधा सीधा एक वैसी दृष्टि रखनी चाहिए, उसे जनता का हित देखना चाहिए, ना कि किसी अधिवक्ताओं का हित देखे या किसी होटल वालों का हित देखे या शहर का हित देखे। उसे देखना चाहिए भाई जनता को कितनी परेशानी है, और फिर आपके पास एक जायज, सरकार के पास एक जायज वो है, कॉज है। सीधे सीधे जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट है। सरकार कह सकती है कि भाई हम, केंद्र सरकार ने ही कमीशन बनाया था और उसी ने रिपोर्ट दी, उसी का हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि कोई करने को तैयार नहीं है। आगरा का अधिवक्ता समाज पूरे तरह से इस आंदोलन में रहा है और आगरा की जनता ने भी पूरा सहयोग दिया है। अब पता नहीं क्या दिक्कतें हैं, कहाँ आके बात फंसती है, तो राजनेता सरकार ही बता पाएगी। चलिए, मैं अविनाश जी से पूछता हूँ। अविनाश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी निगाह में ऐसा क्या हो गया कि 75 साल करीब हो गए इस बात को, 1956 से आपने बताया, और अभी तक हमें अपनी मंजिल हासिल नहीं हुई। क्या कमी रह गई हमारी, या आज की भाषा में क्या हमारी तपस्या में क्या कमी रह गई? अविनाश जी, सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जी 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 जी, देखिए, जनता का आंदोलन, आगरा के जनता ये समझती रही कि ये केवल वकीलों, आपके कनेक्शन में कुछ समस्या आ रही है, शायद आवाज कट रही है आपकी। जी सर, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो रही थी प्रवीण बीच भाई में। हमसे, हाँ जी बोलिए। दुर्भाग्य है हमारा कि अधिवक्ताओं की मांग समझती है इसको, जबकि वास्तव में अधिवक्ताओं का फायदा नहीं है, जनता का फायदा है। आवाज आती है ठाकुर साहब? हाँ प्रवीण भाई, मैं आवाज आ रही है। अभी अविनाश जी के बाद आपके पास आता हूँ। नहीं, ठीक है, अब लिंक करा लिया है, आवाज आपकी बढ़िया हो गया। जी। अविनाश जी बोलिए। जी हाँ, और वैसे जब भी आगरा बंद, चले, मुझे लग रहा है कि अविनाश भाई का कनेक्शन कुछ वीक हो रहा है। हम जब तक अविनाश भाई का कनेक्शन रेगुलराइज होता है, हम प्रवीण भाई की तरफ चलते हैं। प्रवीण कुमार सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं और सीनियर हैं, और यूपी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के बहुत लंबे समय तक आप अध्यक्ष रहे हैं। चर्चित नाम है, बेबाक आवाज है, और बड़े बड़े अधिकारी समय समय पर आपका मार्गदर्शन देते हैं, और इन्होंने आंदोलन को काफी लंबे समय तक देखा है। इसलिए अगर ऊंचाइयां जानते हैं तो इसकी ऊंचाइयां भी जानते हैं। प्रवीण भाई, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब माइक आपका है। अब आवाज मेरी आ रही है प्रॉपर?
बिल्कुल आ रही है, आप हेलो, बोलते जाइए। देखना। हाँ आ रही है, बोलिए आप। हेलो, आप बोलिए, खूब हाँ अच्छी आवाज आ रही है। अमीर भाई, अच्छा, भाई बोलिए। हाँ, सब लोग बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, बरसों से लड़ते रहे आंदोलन को, और जैसे आगरे से हर चीज छिनती चली गई और आगरा ताली पीटता रहा। सन 96 में कहा था कि हवाई अड्डा, ताली पीट गई। अब एक रहस्य बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सब लोगों को, माननीय देवेंद्र भाई सब भी बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए हैं। आंदोलन पिछले 15-20 साल से इस कदर भटका है कि केवल अखबारी आंदोलन बन के रह गया है। नंबर 2, हाई कोर्ट की तो तैयारी कर ली बेंच की सरकार ने और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। आपको मालूम है सब लोगों को कि लखनऊ के अंदर जो बेंच बनी है वो हिंदुस्तान की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी इमारत तैयार हुई है, और 57 उसके अंदर कोर्ट रूम बने हुए हैं, और वहां पर 12 चेले हैं। अब उनकी तैयारी चल रही है, और 3000 चैम्बर्स हैं वहां पर वकीलों के लिए। 3000 वहां पर है आपके कार पार्किंग की जगह, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी नहीं है। हमारी लड़ाई चल रही थी, जसवंत सिंह आयोग की लड़ते हुए हमारे सीनियर्स ने बड़ा सेक्रीफाइस किया, बहुत अपनी कलम चलाई, अपना दिमाग चलाया, और जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट अपने पक्ष में लाए। और उसके बाद जब से लाठीचार्ज हुआ है आगरा के अंदर, फिर ये आंदोलन केवल अखबारी आंदोलन बन के रह गया है, और कोई आंदोलन नहीं है ये। और आप सोच लीजिए कि एक नोटिफिकेशन में तैयारी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि बार कितनी वीक हो रही है। आगरे की बार तो वीक हो चुकी है, और इलाहाबाद की बार भी वीक हो रही है, तो वहां भी झगड़े शुरू हो गए आपस में। और जिस दिन एक नोटिफिकेशन होगा और जुडिक्शन सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, बरेली मंडल, ये काट के लखनऊ को दे दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर केवल 30 जजेस हैं, 27 कोर्ट रूम खाली हैं। वहां भैंस बांधने के लिए नहीं बनाए सरकार ने कि वहां पर भैंस बांधी जाएगी, उनको चारा खिलाया जाएगा। ये तैयारी हो चुकी है, पर हम लोग केवल यहाँ पर थोते आवाज उठाते और लड़ाइयां लड़ रहे, दीवानी कचहरी से निकल के और चौराहे तक सीमित हो गए, और अखबार में फोटो छप गई और टीवी में फोटो आ गई, तो हमारा आंदोलन कंप्लीट हो गया। आंदोलन के लिए सेक्रीफाइस किया था सन 56 से, जैसा अविनाश भाई ने बताया। सन 66 से कॉन्फ्रेंस में डिमांड उठी। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, आगरे के वरिष्ठ नागरिकों ने, सांसद और सब लोगों ने उसमें एविडेंस दी कमीशन के आगे, और एक इतना बढ़िया चीज लाके दी थी आगरे को। पर जिस तरह से हवाई अड्डा छिना, इनकम टैक्स ऑफिस छिना, हाई स्कूल इंटर बोर्ड छिना हमसे, और इसी तरीके से ये भी हाईकोर्ट बेंच भी जा रही है, और ये मुद्दा बिल्कुल अखबारी बन के रह जाएगा और खत्म होने जा रहा है ये मुद्दा। ये मेरी इतनी शीरी कर रहा हूँ बात। बाकी सब विद्वान बैठे हुए, काफी लड़ाइयों संघर्ष तो साथ ही रहे। प्रवीण भाई, आपका गुस्सा भी जायज है, और चाहे कहे आप कुछ भी रहे हो, लेकिन दिल के अंदर कहीं कोने में ये टीस जरूर है कि आप भी आगरा में बेंच को देखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप चाहते थे साहब, बिल्कुल चाहते, तो लड़े हैं इसके लिए, हमने सेक्रीफाइस किया, पैदल यात्राएं करी है दिल्ली तक की। ये बैठे हैं अविनाश भाई और जैसा देवेंद्र भाई सब वगैरह, सब लोग बैठे हुए हैं। किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां से पैरों में छाले पड़ गए थे दिल्ली जाते जाते, गाना गाते गाते दिल्ली पहुंचे थे, नुक्कड़ सभाएं करी, पूरे उनको छोड़ा। कितनी संघर्ष समिति बन गई दीवानी कचहरी में, कभी कोई बना लेता, कभी कोई बना लेता, तमाशा करके रख रखा है हाईकोर्ट बेंच के नाम पे। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए प्रवीण भाई, अगर आप वर्तमान में इसमें ये मेरी बात है, जो मेरा दिल का अंदर बात थी, मैंने अपनी जवाब पे कह दिया। नहीं, आप सीनियर हैं, बड़े हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपने इसमें संघर्ष किया है, प्रयास किए हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जैसे आपने बताया कि इसमें प्रयास ठीक नहीं हो रहे, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई? जहां तक अखबारों की बात है, मीडिया की बात, अब लड़ाई होनी चाहिए नई तरीके से, अब लड़ाई होनी चाहिए नई तरीके से। तो जो तैयारी कर ली है लखनऊ के अंदर, पूरा एस्टेब्लिश करके, इतना बड़ा, और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मदद से खड़ा हुआ है उनके, और सारे बजट केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने दिए। यहाँ पर हमें बेवकूफ बना रहे हैं नेता मंत्री लोग, कहते हैं कि साहब हाईकोर्ट इलेक्शन आ गया तो हाईकोर्ट की बेंच,
आंदोलन में हम लोग चालू जाते हैं, हड़ताल करके बैठ जाते हैं और दिवाली में रात फेरी करेंगे, चौराहे पे आके धरना प्रदर्शन करके लौट जाते हैं 15 मिनट फोटो खींचने के बाद। ये सच्चाई, ये कड़वा सच बोल रहा हूं मैं। और जिस दिन नोटिफिकेशन हो गया, इंतजार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट केवल, और एक नोटिफिकेशन में 4 मंडल उठा के जोड़ दिए जाएंगे वहां पर, और जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट बिल्कुल खड्डे में डाल दी जाएगी। ये तैयारी हो। ये आपके सूत्र हैं प्रवीण भाई। आपकी आवाज कट जा रही है प्रवीण भाई, लेकिन जो भी आपने बताया ये आपके सूत्र हैं जो बता रहे हैं इस बात को। मैं अरुण सोलंकी जी की तरफ चलता हूं। सोलंकी साहब, आप लगातार इस आंदोलन को अपने साथ लेकर चल रहे हैं और भी लोग चल रहे हैं। हमने अभी प्रवीण भाई साहब की बातें हमारी सुनी। डिमांड चली तो मेरठ को खड़ा कर दिया गया, मेरठ बीच में कूद पड़ा, मेरठ का कहीं सूत का पास नहीं था। जसवंत सिंह आयोग साहब ने पूरी रिपोर्ट में एक एक डिस्कस किया, एक एक जिले को डिस्कस। प्रवीण भाई साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं? वह खूब सुन रहा हूं सर। मैं आपसे, मेरा निवेदन ये था, आपकी आवाज आ रही है। मैंने आपकी ये बात समझी और सुनी कि वहां पर कुछ तैयारियां और तीसरे रास्ते पे जा रही हैं, 2 बिल्लियां लड़ती रहेंगी और कहीं दूसरा काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, प्रयास करना हमारा काम है, आगरा वासियों का काम है, अधिवक्ताओं का काम है, सबका काम है। क्या आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हम लोगों के साथ है जो आगरा की? पहला तो सवाल मेरा ये। तो तैयार है, अब भी बुढ़ापे में 70 साल की बीमार आदमी है, घर में पड़े हुए हैं। अरे अभी आपकी उम्र क्या है? आपसे ज्यादा हम लोग साथ लड़े तो सही, एक साथ तो हो, एक झंडे तले तो आए हम लोग। जी चलिए, तो आपका मार्गदर्शन रहेगा। अभी हम आपके पास आएंगे, पहले मैं जरा अरुण सोलंकी जी से बात करता हूँ, काफी देर से मैंने उनको सुना है। सोलंकी साहब, ये आपने सबका एक बात सुन लिया। मेरा एक पहला प्रश्न आपसे ये है कि ऐसे क्या कारण है कि हम इस आंदोलन को मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए हैं? 1956 से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसमें जन जन की भागीदारी नहीं हो रही है। क्योंकि एक तरफ हमने देखा है कि जो राजनेता है वो कहीं ना कहीं वोट के इशारे पर चलते हैं। तो ऐसा क्या कमी रह गई कि ये सिर्फ आंदोलन का ही रह गया? और बाकी जहां तक मैं प्रवीण भाई से भी कहना चाह रहा था, एक आज के समय में ये मजबूरी है, लोग इतनी जगह इकट्ठे नहीं होते हैं। फोटो खिंचवाना या अखबार में या मीडिया में विज्ञप्ति देना, ये अधिवक्ताओं की भी मजबूरी है। अपनी बात को कैसे पहुंचाएं लोगों तक, और तो कोई माध्यम है नहीं, तो इसलिए वो करते हैं। अगर हम इसको इस तरह से ना कहें, इस बल्कि जो भी प्रयास हो रहे हैं, गिलहरी का प्रयास भी यज्ञ में काफी कामगर होता है। अरुण भाई बताइए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं मानता कि जन जन का ये आंदोलन नहीं रहा है। कोई भी आंदोलन जन जन का तभी माना जाता है जब विभिन्न राजनीतिक दलों के से जुड़े हुए जन समुदाय उसमें भाग लेते हैं। और हमने जब जब भी विगत समय में जो भी आंदोलन किए, समस्त राजनीतिक दलों के अनुयायी उसमें भाग लिए हैं और सारे नेताओं ने भाग लिया है। चाहे वो ताजमहल का प्रदर्शन हो या दिल्ली जाकर के हम लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया हो या रेल रोको आंदोलन किया हो, आज भी मुकदमे लोगों पर चल रहे हैं। तो जिसमें जनता के लोग भी हैं, बाबूलाल पर भी मुकदमा चला और कठेरिया साहब पर भी मुकदमा चला, हमारे वकीलों पर भी कई मुकदमे चले, मुझ पर और केडी शर्मा पर भी आगरा में रेल रोको आंदोलन का मुकदमा चला। और मथुरा में जब अटल जी का विरोध किया तो अटल जी की सभा तो 5 मिनट भी नहीं हो पाई थी और गिरफ्तारियां हो गई, वकीलों की लाठीचार्ज हो गई, और वहां पर भी मुझ पर मुकदमे चल रहे हैं। तो यहाँ पर वकीलों ने और जनता ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि केंद्र सरकार का ध्यान, तत्कालीन सरकारों का, वर्तमान सरकारों का इस ओर आकृष्ट नहीं किया हो। अब सवाल रह जाता है कि बेंच नहीं बनी, उसके कारण क्या हैं? किसी भी राजनीतिक दल, मैं एक खास विशेष राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस से लेकर के जितनी भी उसके पश्चात सरकारें आई, चाहे भाजपा की हो, चाहे जनता दल की हो, चाहे जनता पार्टी की हो, अब बीजेपी की सरकारें हैं, किसी की भी ये इच्छा नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बेंच बने। बस जुमलेबाजी करते हैं वोटों को, जनता को भ्रमित करने के लिए,
और फिर जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं और उनका काम खत्म हो जाता है। मेरा मानना है कि जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, और खास तौर से जनता का मतलब है कि राजनीतिक दल, आम आदमी नहीं कभी भी आता जो किसी भी राजनीतिक दल और राजनीतिक चेतना से लैस नहीं है, और अधिवक्ता अगर सड़कों पर नहीं उतरेंगे, रेल रोको, गाड़ियां रोको, यातायात रोको, सांकेतिक रूप से, मैं ये नहीं कहता कि परमानेंट रोक दो, ब्लॉक कर दो, इससे तो जनता को परेशानी होती है, लेकिन सांकेतिक रूप से 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए शहर बंद कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा से संबद्ध वो जनपद जो आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग करते हैं, वो 1 दिन का भी बंद का आयोजन कर दें, एटा से लेकर फिरोजाबाद से लेकर मैनपुरी से लेकर मथुरा से लेकर आगरा तक स्वेच्छा से बंद कर दें, तो सरकार को विवश होना पड़ेगा कि नहीं, बेंच बनाना जरूरी है। लेकिन जनता को ये करना पड़ेगा, और वकीलों को भी संगठित होकर के। हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि कुछ राजनीतिक दलों से संबद्ध, और खासतौर से जो केंद्र सरकार में जो राजनीतिक दल है भाजपा, उससे जुड़े हुए भाजपा के जो अधिवक्ता हैं, वो इस आंदोलन को सरकारीकरण करके चलना चाह रहे हैं, और आंदोलन की एकता को और अधिवक्ताओं की एकता की ताकत को तोड़ रहे हैं। मैं यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझता, पर जब तक अधिवक्ता संगठित होकर के जनता के साथ कंधों से कंधा मिला करके इस लड़ाई को, जनता को आह्वान नहीं करेंगे, आगरा बंद, मंडल बंद, कोर्ट बंद, तब तक सरकार के कान पर जूं रेंगने वाली नहीं है। ये समझ लेना मात्र कि एसपी सिंह बघेल राज्य मंत्री बन गए हैं और उनके बन जाने से प्रधानमंत्री यहाँ पर उच्च न्यायालय खंडपीठ खोल देंगे, ये हमारा दिवा स्वप्न होगा, ये झूठी बात होगी। स्वयं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल में भी ये ताकत नहीं है कि प्रधानमंत्री से ताकत के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से कह सकें कि अगर आप बेंच नहीं बनाएंगे तो मैं पार्टी को छोड़ दूंगा। अगर इतनी भी बात कह दें तब भी इस हमारी मांग को बल मिल सकता है। लेकिन हम अधिवक्ताओं को, हमारे जितना हमारे चैनल्स हैं उनको, हमारे जो हमारा प्रिंट मीडिया है उसको, हमारे आंदोलन को धार देनी पड़ेगी, और आगरा की जनता को, जन प्रतिनिधियों को, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको इस लड़ाई का अगुवाई करनी पड़ेगी। मैं अधिवक्ता के तौर पर और इस एक्शन कमेटी के कन्वीनर होने के नाते मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक ये विधानसभा के आगे आने वाले चुनाव हैं, केंद्र सरकार को एक बहुत बड़े आंदोलन को सामना करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अधिवक्ता भूख हड़ताल भी करेंगे, आगरा में पैदल मार्च भी करेंगे, आगरा बंद का भी आह्वान करेंगे, मंडल बंद का भी आह्वान करेंगे, और आमरण अनशन पर भी बैठने की तैयारी में अधिवक्ता हैं। लेकिन हम किसी भी तरह से आज नहीं तो कभी नहीं, आपने इस चैनल पर इस मंथन को चलाया है, मैंने अपने मीडिया पर, अपना जो सोशल मीडिया है उस पर भी कहा है, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को कहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने स्टेट मिनिस्टर रहते हुए अगर इस दायित्व का निर्वाह नहीं किया तो आपकी सारी बातें थोती होंगी और प्रवंचना होंगी। लेकिन इसके लिए हमें ताकत के साथ, जो चैनल पर, आपके चैनल पर जो अधिवक्ता हैं, यही संगठित होकर के अगर जनता को, अधिवक्ताओं को लाइन अप कर दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केंद्र सरकार को उच्च न्यायालय खंडपीठ आगरा में बनानी पड़ेगी। जी अरुण भाई, मैं अभी आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ बहुत ही सीनियर और विद्वान अधिवक्ता देवेंद्र वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, और देवेंद्र वाजपेयी जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं आगरा बार एसोसिएशन के, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक विशेष विचारधारा से जुड़े हुए हैं। विचारधारा का नाम लेने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, बहुत सुलझे हुए विचार होते हैं उनके, और उनके पास मैं जाना चाहूंगा। मैं वाजपेयी साहब को ये बताना चाहूंगा, पहले तो आपका इस आंदोलन या खंडपीठ की क्या आवश्यकता है,
इस पर आपके विचार जानना चाहते हैं, क्योंकि आप थोड़ा तकनीकी वजह से देर से जुड़ पाए हैं। और दूसरा ये सवाल कि जो वर्तमान में आंदोलन 1956 से प्रयास चल रहे हैं, इसमें क्या कमी रह गई है, और तीसरा इसमें क्या सुधार होना चाहिए। मैं चाहूंगा आप तीनों का संयुक्त जवाब एक साथ जल्दी से दे दें, जिससे कि आप कवर अप हो जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, बहुत अच्छी आवाज और चेहरा मोहरा सब बहुत ही अति सुंदर प्रभावशाली आ रहा है। प्रभावशाली तो हैं ही हमारे भाई। नहीं नहीं, आपकी छत्र छाया में सब लोग हैं। जी बोलिए। दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ आवाज रही। शायद उन्होंने अनम्यूट नहीं किया है। वाजपेयी जी अनम्यूट हो जाइए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक ऑफ हो गया है। चलिए, जब तक मैं अविनाश जी से बात कर लेता हूँ, स्टूडियो से उनसे जो भी समस्या है उसको दूर करने की वो कोशिश करते हैं। मैं अविनाश जी से बात कर लेता हूँ। अविनाश जी, आपने बात सुनी, अरुण सोलंकी साहब की भी सुनी और प्रवीण भाई साहब की भी बात सुनी, अमीर भाई एडवोकेट साहब की भी बात सुनी। अब क्या जोड़ना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, प्रवीण भाई ने जो बात कही कि इलाहाबाद लखनऊ बेंच से कुछ जिले जुड़ रहे हैं, ये बात सही हो सकती है, क्योंकि जसवंत सिंह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी रीएलोकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के लिए कहा था, और उन्होंने बरेली मंडल और सहारनपुर मंडल और कानपुर मंडल को लखनऊ बेंच से जोड़ने के लिए कहा था। उसी का पार्ट है। अगर ये लखनऊ बेंच से जुड़ रहे हैं तो इसमें हमको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिले तीनों कमिश्नरी ये लखनऊ से पास पड़ते हैं। क्योंकि आप देखिए, कानपुर इलाहाबाद से 190 किलोमीटर दूर है, जबकि लखनऊ से 80 किलोमीटर ही दूर है, उसको इलाहाबाद जाना पड़ता है। बरेली और सहारनपुर वालों को इलाहाबाद जाने के लिए लखनऊ होकर जाना पड़ता है। इसलिए अगर वो जुड़ रहे हैं तो उसका हम विरोध नहीं करेंगे। हमारी, जहां तक आगरे की बेंच का सवाल है, हमारी मांग पुरानी है, जनता हमसे दूर है, इसका प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आगरे में दुर्भाग्य रहा है कि जो भी, जैसा कि अभी अरुण भाई ने भी कहा, कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में नहीं होता है तो हमारे साथ होता है, लेकिन जैसे ही उसको सत्ता मिल जाती है वो हमारी मांग का समर्थन नहीं करता। अविनाश चाहे भाई, वो मैं कांग्रेस दोबारा रही हो, आपके पास आऊंगा, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, हमसे या आज वाजपेयी बीजेपी की जी, सरकार। वाजपेयी जी जुड़ गए। मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। जरा वाजपेयी जी की हम बात सुन लेते हैं। वाजपेयी जी, आप जी हाँ, बोलिए। जी हाँ, आप जी। आवाज ही नहीं निकल रही। वाजपेयी साहब बोलिए, आप बोलेंगे तभी आएगी। लगता है कि कोई तकनीकी समस्या है। मैं स्टूडियो से कहूंगा कि जब उनसे बात हो जाए, उनकी आवाज आने लगे, उनको तब जोड़ दीजिएगा। जब तक हम अपनी बात जारी रखते हैं। अविनाश जी बताइए, जो आपको मैंने बीच में रोका था, पूरी कीजिए जी हाँ, अपनी जी। बात। देखिए, अब जैसा कि आपका ये विषय है कि आपकी बात खंडपीठ नहीं तो कभी नहीं, आगरे के लिए ये अवसर है, क्योंकि आगरे से जो सांसद हैं वो केंद्र में विधि राज्य मंत्री हैं। अगर ये हमको कम से कम प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करा दें, हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकें, तो ये एक बहुत बड़ा विक्ट्री होगी हमारी। और उनको ये कुछ संज्ञान किसान में, आंदोलन जैसी आपकी वो नहीं है कि प्रधानमंत्री से मिलवा दें। प्रधानमंत्री से क्यों मिलना चाहते हैं? खंडपीठ चाहते हैं या प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं? देखिए देखिए देखिए, ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि इस समय मोदी जी से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। जब तक किसी मोदी लॉ जी से मिनिस्टर में या विधि मंत्री या राज्य मंत्री में ये शक्ति नहीं है कि वो बिना मोदी जी की सहमति से कोई बेंच का डिक्लेरेशन करते। अविनाश जी, एक सवाल क्योंकि और इसलिए है। जरूरी आपको है। आप अदालत में सवाल पूछते हैं। आज मुझे मौका मिला है, मंथन ने आपसे सवाल पूछने का।
मैं आपसे ये जानना चाह हालांकि रहा हमसे हूँ, ऐसा नहीं लग रहा कि हम अपनी कमी दूसरे में ढूंढ रहे हो? ये किसानों ने जो उतने ज्यादा सक्षम नहीं होते हैं, उन्होंने बिना किसी से मिले 3 कृषि कानून 4 मिनट के अंदर वो वापस हो गए, और प्रधानमंत्री को आके कहना पड़ा कि मैं कुछ लोगों को नहीं समझा पाया। वो एक खैर अलग बात है, लेकिन वो 4 मिनट के अंदर वापस हो गए। और किसान ना किसी से मिले ना कुछ हुआ, वो केवल मंत्री से मिलते थे। और जैसा अमीर भाई ने और हमें बताया, दूसरे हमारे साथियों ने बताया कि खुद 2001 में उन्होंने गिरफ्तारी दी थी बघेल साहब ने। तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा आंदोलन सही दिशा में या सही लोगों से नहीं जा रहा? कहीं कोई कमी है, कहीं गाहे बगाहे कुछ लोग पीठ पीछे इसी आंदोलन की हम लोग बुराई करते हैं, लोगों को नहीं जोड़ पाए हैं क्या? या हम इसको लोगों को ये नहीं समझा पाए हैं कि कैसे हम आगे बढ़े? आप में से जो भी कोई जवाब देना चाहे वो दे मेरी बात। देखिए, पवन भाई, किसान आंदोलन से हमारे आंदोलन की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि किसान में इतने लोग जुड़े हुए थे, इतने लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। वकील कुल मिला के भी इतनी संख्या में नहीं है। अगर सब वकील भी जुड़ जाएंगे तब भी हम शायद इतनी संख्या तक नहीं पहुंच पाएंगे। जनता हमसे जुड़ना चाहिए, लेकिन पता नहीं जनता हमसे क्यों दूर रह रही है। ये भी एक इस आंदोलन की असफलता का एक बड़ा कारण है। जब तक पवन जनता भाई, हमसे इस बात में नहीं जुड़ेगी, ये जी आंदोलन ऐसे ही। अमीर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? शर्मा जी, जी जी अमीर भाई जी कुछ जी कहना चाह रहे हैं, कहिए। देखिए, ऐसा है, जब बघेल साहब मंत्री की पद की शपथ लेके आगरा में आए तो उन्होंने बिल्कुल एक नई बात पैदा कर दी थी। उन्होंने कहा कि साहब, जब तक के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, यूपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजेंगे बेंच का, तब तक बेंच बन ही नहीं सकती। उनका ये बयान जब अखबार में छपा तो मैंने अपने साथियों से, सोलंकी जी इस बात को कह के मैंने फोन करके इनसे कहा था कि देखिए, इस बयान का भरपूर विरोध होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि उस बयान पे अधिवक्ताओं ने उस बयान की गंभीरता को नहीं समझा कि सरकार कहां डाइवर्ट कर रही है। सरकार का जब एक जिम्मेदार मंत्री कोई बयान देता है तो समझिए पॉलिसी के तहत दिया जाता है। और उसकी पुष्टि उन्होंने अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक सम्मान समारोह हुआ था होटल पीएल पैलेस में, उसमें बघेल साहब मुख्य अतिथि थे। वहां देवेंद्र वाजपेयी जी भी मौजूद थे, अविनाश भाई भी मौजूद थे। बघेल साहब ने मंच से इस बात को कहा कि हम स्टडी कर चुके हैं। वाजपेयी जी ने उन्हें टोका कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, हम सब देख चुके हैं, और बिना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन के बेंच बन ही नहीं सकती। तो ये तो उन्होंने तो, बघेल साहब ने तो पूरे तरीके से गेंद उठा के न्यायपालिका के पाले में फेंक दी। उनकी सरकार की प्लानिंग जो है वकीलों को जुडिशरी से लड़ाने की है कि अब हम अपना धरना प्रदर्शन चीफ जस्टिस के सामने जाकर दें, जबकि वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सिर्फ कंसल्टेशन सरकार कर सकती है, उनकी सिफारिश की जरूरत नहीं है बेंच बनाने के लिए। इस बात पे देवेंद्र वाजपेयी जी ने खुद ही वहां भी विरोध किया था, मंत्री जी को समझाया था, और बाद में उन्होंने मुझसे कहा था कि इनको बार में बुलाओ और इनसे बैठ के मैं इनको समझाऊं किस तरह से बेंच बनेगी, ये गलत बयान दे रहे हैं। तो मैं उचित समझता हूं कि इस समय अगर वाजपेयी जी जुड़ गए तो आप उन्हें बोलने का मौका दें। बघेल साहब ने तो बिल्कुल एक जैसे एक श्रूड पॉलिटिशियन वाली एक बात कर दी, पूरे आंदोलन की उन्होंने हवा निकाल के रख दी। मतलब सरकार से कुछ नहीं कर देगी जब तक चीफ जस्टिस नहीं कहेगा। अब वकील पूरा धरना लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस क्या जाकर दे, अपनी लड़ाई वहां लड़े। तो ये सरकार ने घुमाने का बड़ा वैसा प्रयास किया है। मैं चाहूंगा वाजपेयी जी को आप बुलवाएं, वो इस बात हमारे साथ वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। वाजपेयी जी आप बोलिए, आप अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं। मैं तो सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी अब आई आपकी आवाज। जरा मैं आपके बारे में दर्शकों को बता दूं। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, नहीं पूरा समय लीजिए वाजपेयी जी, आप पूरा समय लीजिए। हम लोग, मैं दर्शकों को भी बता दूं, हम लोग विभिन्न अपने अतिथियों के साथ एक दिन छोड़ के हर रोज लाइव आएंगे और अलग अलग लोगों को जोड़ेंगे। हमारा प्रयास यही है। जी वाजपेयी जी आप बताइए। मेरा निवेदन ये है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत पुराना राज्य है। इसको पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे। ये न तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से गवर्न होता है, न अमलगमेशन ऑर्डर से गवर्न होता है। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये केवल इसलिए फैलाया जा रहा है कि इशू को टालते रहे। जसवंत सिंह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है, कंसीडरिंग द टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस
We are of the view that Agra is the best place for the situs of the bench for Uttar Pradesh, Western Uttar Pradesh. इससे ज्यादा, and for that purpose the central government must introduce a bill in the parliament. संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि पुरानी स्टेट्स में कैसे बेंच बनेगी, न उसमें चीफ जस्टिस की कंसेंट की जरूरत है, न उसमें चीफ मिनिस्टर की कंसेंट की जरूरत है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने तो सन 81 में कह दिया, यूपी के चीफ मिनिस्टर ने, कि हम बेंच बनाना चाहते हैं लेकिन जगह आप तय कीजिए। तब ये जसवंत सिंह कमीशन बना था और इस जसवंत सिंह कमीशन ने इतनी अच्छी तरह से पूरे विषय का प्रतिपादन किया और उसको देखा और बाद में ये रिकमेंडेशन दी जो मैंने अभी आपको कोट करके बोली। एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स आर देयर इन द रिपोर्ट। कंसीडरिंग द टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस, आगरा इज द बेस्ट प्लेस फॉर द साइटस ऑफ बेंच फॉर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब इससे ज्यादा वो, एंड फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट इंट्रोड्यूस अ बिल इन द पार्लियामेंट। यही रिपोर्ट विभिन्न लॉ कमीशंस ने दी कि आप एक पार्लियामेंट में इसका बिल लाइए और मामला खत्म। लेकिन नहीं, इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये रही, हमारे आगरा का दुर्भाग्य रहा कि पंडित कृष्णदत्त पालीवाल के बाद यहाँ आगरा में कोई प्रभावी नेता ही नहीं हुआ। अगर कोई हमारी नेतृत्व को, राजनीतिक नेतृत्व में थोड़ा सा भी बल होता तो ये रिपोर्ट अगर मेरठ के पक्ष में होती, कब की बेंच बन गई होती। पर दिक्कत ये, हमारे लिए कोई रोने वाला नहीं है पार्लियामेंट में। हमारे मेंबर्स ये सुनने को तैयार नहीं है कि एक्चुअल रिपोर्ट क्या है। उनको तो बस ये है, हाँ साहब चीफ जस्टिस कहेगा तब बनाएंगे। अरे चीफ जस्टिस, कोई भी चीफ जस्टिस नहीं कह सकता इस चीज को। कभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई भी चीफ जस्टिस ये नहीं कहेगा कि बेंच बनाइए आप, क्योंकि उसको अपने कपड़े थोड़े फड़वाने हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, और जो भी कोई दल सत्ता में होता है वो हमेशा टालमटोल की बात करता है। ये जी वाजपेयी जी, मैं आपको थोड़ा सा टोकूंगा। हमारा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और आप तकनीकी वजह से हमसे देर से जुड़ पाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि परसों हम आपको शुरू से जोड़ने का प्रयास करें और पूरी बात आए। मैं अपने अतिथियों से जो हमारे साथ मौजूद है, सोलंकी साहब से लेकर सबसे इनसे अपील करूंगा कि अपने आंदोलन से पूरी जनता को जुड़ने की बस एक अपील सबसे करें, 10-15 सेकंड से ज्यादा की नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। पहले सोलंकी साहब से मेरी अपील है। दलों, विश्वविद्यालय के छात्रों, छात्र संगठनों, विश्वविद्यालय के अध्यापक संगठन, ओटा और समस्त राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों, विधायकों और सांसदों से अपील करता हूं कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ आगरा में बनाने के संघर्ष को तेजी करें। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप अब चूक गए तो फिर कभी भी हम इस अवसर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आगरा के अधिवक्ता तन मन धन से सब कुछ तरीके से इस आंदोलन के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, हर बलिदान देने के लिए तैयार हैं। उच्च न्यायालय की खंडपीठ अधिवक्ताओं के लिए नहीं, बल्कि जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिले, इस परिकल्पना को साकार करने के लिए बनेगी। और मेरी ये उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ के इस आंदोलन में आप सभी लोग भागीदारी लें। आगे आने वाला समय उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति की कन्वीनर की हैसियत से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आगरा के अधिवक्ता और मंडल के अधिवक्ता, जिसमें हमारा अलीगढ़ और आगरा मंडल शामिल हैं, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, गिरफ्तारी देनी पड़े, रास्ता जाम करने पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, शहरों को बंद करना पड़े, लेकिन हम आगामी चुनाव तक उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आंदोलन को गति देंगे और आपके सहयोग की अपील करते हैं। जी अविनाश जी, आपसे बहुत ही छोटे में मैं आपसे चाहूंगा अपील करें, बहुत ही कम शब्दों में, समय कम। देखिए, आगरा की जनता से मेरा यही निवेदन है हाथ जोड़कर कि आगरे में जब हाई कोर्ट बेंच बनेगी तो अधिवक्ताओं से ज्यादा जनता को फायदा होगा, क्योंकि आज के अधिवक्ता जितने आगरे में हैं उसमें से 25 या 30 अधिवक्ता ही हाई कोर्ट की प्रैक्टिस कर पाएंगे।
जनता जिसको कि इलाहाबाद बार बार जाना पड़ता है उसको सुलभ और सस्ता न्याय मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपनी मांग इसको समझकर इस आंदोलन से जुड़ें और इसको भरपूर तरीके से इस मांग को उठाएं। धन्यवाद। वाजपेयी साहब, आप अपील करना चाहें तो दर्शकों से अपील कर सकते हैं इसके लिए। मेरी सबसे, मैं अविनाश जी और अरुण जी दोनों की अपील में सहभागी हूं। मैं हर तरह से ये चाहता हूं कि हमको पूरा पूरा जन सहयोग मिले, और जनता ने दिया भी है, भविष्य में भी देती रहे। ये केवल अधिवक्ताओं का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न आगरा की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, ताकि ये इसको देखिए, ताजमहल हमारे लिए कभी कभी अभिशाप भी बन गया है। ताजमहल की वजह से हमारा औद्योगिक विकास खत्म हो गया, यहाँ से इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया गया, तो उसका ये कुछ तो परसों के प्रतिफल। लिए और रख फिर लीजिए वाजपेयी जी, ये परसों के लिए रख लीजिए, समय बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो आप बस अपील आप कर। धन्यवाद। अमीर भाई, आप कार्यक्रम के अंत में आप कुछ अपने दर्शकों से अपील करनी है। देखिए, मैं ताज न्यूज के माध्यम से आगरा की शहर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई देखिए अधिवक्ताओं की नहीं है। हाई कोर्ट की बेंच आगरा शहर के विकास के लिए, आगरा शहर की तरक्की के लिए, आगरा के आर्थिक लाभ के लिए हाई कोर्ट बेंच की अति आवश्यकता है, क्योंकि कोई उद्योग तो अब लग नहीं सकता है आगरा के अंदर। तो हाई कोर्ट बेंच आने से वकीलों को तो बहुत कम लाभ होगा, समझिए 10%, 90% लाभ शहर को होगा, शहर की जनता को होगा, शहर का विकास होगा। आर्थिक लाभ जो है शहर के लोगों को हाईकोर्ट बेंच से होना है। तो मेरी सबसे ही अपील है कि इस आंदोलन को आप लोग अपने हाथ में लें। अधिवक्ता समाज, क्योंकि ये न्यायिक क्षेत्र का मामला है, इसलिए अधिवक्ताओं ने इस आंदोलन की अगुवाई की है, लेकिन असली आंदोलन ये आप लोगों का है, शहर की जनता का है। शहर की जनता को इस आंदोलन को अपने हाथ में लेना चाहिए, और हम अधिवक्ताओं को शहर की जनता जो कहेगी हम पूरी तरीके से उनका सहयोग करने को तैयार हैं। जी, दर्शकों, आपसे इस कार्यक्रम के अंत में यही कहेंगे कि जिस किसी भी माध्यम पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पर, या किसी पर आप देख रहे हो, और यदि आप इस आंदोलन के साथ हैं, तो केवल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ये भी लिख देंगे कि वी वांट हाई कोर्ट बेंच इन आगरा, तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा एक आपका समर्थन होगा। आज के कार्यक्रम में हमने चर्चा की है, और लगातार हम एक दिन छोड़कर रोज इसमें अपने विद्वान साथियों को अलग अलग तबकों से हम बुलाएंगे और समझने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये आंदोलन सिर्फ वकीलों का, अधिवक्ताओं का ही बन के रह गया है, लोगों के दिमाग में ये आता है, अखबारों में एक सरसरी सी निगाह डालते हैं, उसको पढ़ने तक की जरूरत नहीं समझते, हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, आगरा से करीब 60 किलोमीटर दूर पर बांके बिहारी का मंदिर है, वृंदावन है। वो पूरा का पूरा वृंदावन जो मंदिर के जैसे ही पट खुलते हैं, पूरा बाजार खुल जाता है। मंदिर के पट बंद होते हैं, वो बाजार बंद हो जाता है। यानी कि बाहर से जो लोग आते हैं, उसी अर्थव्यवस्था पर वृंदावन चलता है। अगर हमारे शहर में, अगर हमारे आगरा में बाहर के लोग आएंगे, तो निश्चित रूप से, चाहे वो ठेली वाला हो, कपड़े वाला हो, वो आएगा तो 1000-2000 रुपए जरूर खर्च करेगा, और वो आगरा की अर्थव्यवस्था में कायम होंगे, चाहे वो कोई भी हो। अगर हमने अभी से इस पे सजग नहीं हुए, तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमारे घोषणा पत्र में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात थी। अब हम केवल खिसिया सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं कि वो जेवर चला गया। कहीं ऐसा ना हो समय रहते हम और आप कुछ ना कर पाए, और इसके लिए भी हम करें। लेकिन मैं अधिवक्ताओं से, आंदोलन में जुड़े लोगों से एक वकील एक अपनी अपील जरूर करना चाहूंगा कि इस आंदोलन को हमें राजनीति से दूर रखना चाहिए। चाहे वो सत्तारूढ़ दल का कोई अधिवक्ता हो, वो भी दिल से यही चाहता है कि वो भी आए, लेकिन जब वो देखता है, मेरी कई अधिवक्ताओं से बात हुई, वो कहते हैं कुछ 19-20 ऐसी बात हो जाती है कि हम फिर शामिल नहीं हो पाते। तो राजनीति से इसको दूर रखना चाहिए, हमें बाजार कमेटियों को जोड़ना चाहिए, हमें कम से कम इतना हो, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, अपने घरों पर अगर हम एक एक स्टिकर भी लगा लें कि हमें हाई कोर्ट की बेंच चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि हमें हमसे बेंच ज्यादा दूर होगी। जितना मैं जानता हूँ एसपी सिंह बघेल साहब को, जितना अमीर भाई जानते हैं, या जितने भी लोग हैं यहाँ वो जानते हैं, वो खुद ये चाहते हैं, जो व्यक्ति खुद अपनी गिरफ्तारी दे चुका हो, कि आप यहाँ पर आगरा में बेंच बने। लेकिन वो बात भी सही है, जैसे अमीर भाई ने कहा कि मुलायम सिंह जब विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन बनेगी, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश मेरा। ये बात जायज लगती है, जब भी कोई व्यक्ति, अब अगर वो विधि मंत्री हैं तो पूरे देश के हैं, उनके लिए पूरा देश एक समान है, लेकिन दिल के कोने में तो कहीं कुछ होता है।
हमें इस आंदोलन को, अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। याद रखिए, किसान आंदोलन ने हमें एक चीज जरूर सिखाई है, जो राम और रावण के युद्ध में थी। जब तक ये नहीं पता चला था कि रावण की नाभि में उसके जान है, तो वो वहीं पर एक तीर चला था, उसके बाद ही रावण की मृत्यु हुई थी। अभीष्ट हमारा मकसद यही है कि यहाँ पर बने, और हमें पता चल गया है अभी कृषि कानूनों की वापसी से कि यदि कोई भी चीज वोट को प्रभावित करती है, कोई भी चीज यदि इलेक्शन को प्रभावित करती है, तो नेता लोग उसे रातों रात खत्म कर देते हैं, चाहे वो पेट्रोल का प्राइस हो, चाहे किसान के जो कृषि के कानून की वापसी हो। उम्मीद यही करते हैं। ये आंदोलन किसी का नहीं है, ना आपका है, ना मेरा है, ना हमारे किसी व्यापारिक जगत का। ये आंदोलन हम सबका है। यदि हम लोग इसमें जुट गए तो जरूर आगरा की अर्थव्यवस्था आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी, सब आनंदित होंगे, सभी फलीभूत होंगे। निश्चित रूप से एक अनुशासन की जरूरत है, एक लक्ष्य की जरूरत है। अब परसों आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए अतिथियों के साथ इसी विषय पर। नमस्कार।